बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा व तलबात, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारा वीक नंबर 10 और इसी मुनासबत से हमारा लेक्चर नंबर भी 10 है। डे स्टूडेंट्स, मैनेजरियल अकाउंटिंग के जिसकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या हमारे इंडस्ट्रियल सेटअप में बड़ी अहमियत हासिल है। आज के लेक्चर के पर्सपेक्टिव की अगर हम बात करें तो अदारे फ्लेक्सिबल बजटिंग को एक इफ़ेक्टिव टूल के तौर पे यूज़ करते हैं। जैसा कि हम लेक्चर नंबर 5 कास्ट क्लासिफिकेशन एंड बिहेवियर में ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि कॉस्ट दो तरीक़ों से असरअंदाज होती है। एक इसका हिस्सा वेरिएबल कॉस्टिंग पे मुश्तमिल होता है, दूसरा फिक्स कॉस्ट पे। फ्लेक्सिबल बजटिंग के अंदर हम 3 किस्म के कॉस्ट शेड्यूल या कॉस्ट एस्टीमेट्स बनाएंगे कि जिसके अंदर सबसे पहले हम प्लानिंग बजट की बात करेंगे। जब कोई ख़ास एक्टिविटी करने जा रहे होते हैं तो हम उसके लिए एक बजटेड एस्टीमेट तैयार करते हैं कि जिसमें फ़िक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को अरेंज कर लिया जाता है और देन टोटल करके हम ये एस्टीमेट लगाते हैं कि किसी स्पेसिफिक एक्टिविटी की कॉस्ट क्या होनी चाहिए या क्या हो सकती है। फिर हम फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं और रियल जो सिचुएशन होगी इकोनॉमी की या फाइनेंशियल कंडीशंस को देखते हुए हम उसमें थोड़ी सी तब्दीली करते हैं और अमेंडमेंट के बाद जो नया कॉस्ट शेड्यूल या किसी एक्टिविटी का बजट जो तैयार किया जाता है उसको हम फ्लेक्सिबल बजट का नाम देते हैं। और तीसरी चीज़ जो कि इसके साथ कंपैरिजन के लिए हम इस्तेमाल करेंगे वो एक्चुअल रिजल्ट्स होंगे, यानी किसी चीज़ या किसी एक्टिविटी की किसी स्पेसिफिक जगह पे किसी स्पेसिफिक तादाद के अंदर लागत क्या होनी चाहिए। और अगर हम अपनी एक्टिविटी लेवल को चेंज करते हैं तो एक्टिविटी लेवल चेंज करने से ये तो ज़ाहिर सी बात है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वेरिएबल कॉस्ट का पोर्शन सिर्फ चेंज होता है, फिक्स कॉस्ट के पोर्शन पे किसी किस्म का असर नहीं पड़ेगा। तो इसी टॉपिक को आगे लेके चलते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी इश्यूज़ होंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो फ्लेक्सिबल बजटिंग पे है। मैं आपका टीचर कोर्स इंस्ट्रक्टर आनासुर शहजाद अली। सबसे पहले हम आज के जो लेक्चर है इसको हमने 2 हिस्सों में तकसीम किया है। लेक्चर नंबर 10A यानी पार्ट ए में हम जितनी बेसिक डिस्कशन है उसको करेंगे, फ्लेक्सिबल बजट्स एंड परफॉर्मेंस एनालिसिस, यानी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की सब चीज़ों की बात हमारी लेक्चर नंबर 10 के अंदर होगी पार्ट ए में। और जितनी भी न्यूमेरिकल अंडरस्टैंडिंग है, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है, जितने भी बजट्स हम बनाएंगे उसकी कैलकुलेशन हम पार्ट बी के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं कि आज के लेक्चर नंबर 10 पार्ट ए में हमारे लर्निंग आउटकम्स क्या हो सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे प्रिपेयर अ रिपोर्ट शोइंग एक्टिविटी वेरिएंस। जैसा कि मैंने शुरू में इंट्रो में बात की कि हम प्लानिंग बजट की बात करेंगे, फ्लेक्सिबल बजट प्रिपेयर करना सीखेंगे और इसको कंपेयर करेंगे जो एक्चुअल रिजल्ट्स आपके पास होते हैं उसके साथ। हमारा सेकंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव होगा प्रिपेयर अ रिपोर्ट शोइंग रेवेन्यू एंड स्पेंडिंग वेरिएंसेस, यानी जब हम 3 किस्म के कॉस्ट शेड्यूल कॉस्ट एस्टीमेट्स बना लेंगे तो उनका कंपैरिजन करेंगे। एक कंपैरिजन जो कि प्लानिंग बजट और फ्लेक्सिबल बजट का होता है उसे हम एक्टिविटी वेरिएंस का नाम देते हैं, और इसी तरह जो फ्लेक्सिबल बजट और एक्चुअल रिजल्ट्स का डिफरेंस होता है उसको हम स्पेंडिंग वेरिएंस का नाम देते हैं। तीसरा आउटकम जो होगा प्रिपेयर अ परफॉर्मेंस रिपोर्ट दैट कंबाइंस एक्टिविटी वेरिएंस, रेवेन्यू एंड स्पेंडिंग वेरिएंस, यानी एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार करेंगे, एक कम्प्रिहेंसिव एस्टीमेट के जिसके अंदर हम होल एनालिसिस करेंगे और क्रॉस चेक करने के लिए बाद में प्लानिंग बजट और एक्चुअल रिजल्ट्स का मुआवजा करेंगे ताकि हमें पता चले कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो बिज़नेस की फ़ायदे के लिए और कौन सी ऐसी है कि जिनके ऊपर कंट्रोल टाइट करने की ज़रूरत है। हमारा फोर्थ लर्निंग ऑब्जेक्टिव होगा प्रिपेयर ए फ्लेक्सिबल बजट विद मोर देन वन कॉस्ट ड्राइवर।
अब अगर हमारे पास कॉस्ट को तकसीम करने की बेसिस एक से ज़्यादा होंगी तो उसको कैसे अकाउंट फॉर किया जाता है, उसके यूजेजेस क्या होंगे और कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, और परफॉर्मेंस एनालिसिस के अंदर इनका रोल क्या होता है। और आखिरी जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव होगा, अंडरस्टैंड कॉमन एरर मेड इन प्रिपेयरिंग परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स, कि यानी उन तमाम गलतियों को समझना है कि जिसकी बुनियाद पे हमारे परफॉर्मेंस एनालिसिस के जो बजट एस्टिमेट्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, इसके अंदर हमसे गलतियां क्या हो सकती हैं, और फिर इसका कंपैरिजन करके इन गलतियों की तस्हीह कैसे की जाती है। तो चलिए स्टूडेंट, चलते हैं हम आज के अपने पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव की तरफ। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि फ्लेक्सिबल बजट क्या है, इनकी खसूसियात क्या हैं। यानी वो कॉस्ट एस्टिमेट्स जो कि हम प्रिपेयर करते हैं बिज़नेस के अंदर, ख़ास तौर पे मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स, जब वो चीज़ों की कॉस्ट को एक्यूमुलेट कर रहे होते हैं, जस्टिफाई कर रहे होते हैं, तो उस वक़्त जैसा कि मैं पहले बात कर चुका हूँ कि कॉस्ट का एक हिस्सा अपने बिहेवियर के अतबार से वेरिएबल होता है, और जितनी भी कॉस्ट के अंदर चेंजेस होती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी लानी होती है, वो इस वेरिएबल प्रोपोर्शन के अंदर लाई जाती है। फ्लेक्सिबल बजट मे बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी एक्टिविटी लेवल इन द रेलिवेंट रेंज। यानी जब हम कॉस्टिंग कर रहे होते हैं, चीज़ों के कॉस्ट एस्टिमेट्स बना रहे होते हैं, तो इस कॉस्ट का जिसका वकूफ़ पज़ीर होना प्योरली किसी एक्टिविटी पे डिपेंड करता है, तो किसी भी एक्टिविटी लेवल के लिए ये कॉस्ट वकूफ़ पज़ीर हो सकती है। शो कॉस्ट दैट शुड हैव बीन इंकर्ड एट द एक्टिविटी लेवल ऑफ एक्टिविटी, यानी एक्चुअल लेवल पे जो हमारी एक्टिविटी वकूफ़ पज़ीर होती है उसकी कॉस्ट को जस्टिफाई करने की, उसको रिपोर्ट करने की ज़रूरत होगी। एनेबलिंग एप्पल्स टू एप्पल्स कॉस्ट कंपैरिजन, यानी आइटम टू आइटम, एक्टिविटी टू एक्टिविटी, इन तमाम चीज़ों को कंपेयर करने की ज़रूरत होती है ताकि हम ये जांच सकें कि किस लेवल पे ये हमारी फेवर में है। नंबर 3, हेल्प मैनेजर्स कंट्रोल कॉस्ट। फ्लेक्सिबल बजट की मदद से हम मुख्तलिफ़ किस्म के कॉस्ट एलिमेंट की नेचर को देखते हैं और फिर ये डिसाइड करते हैं कि किस लेवल पे किस कॉस्ट को कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। जैसा कि हम कॉस्ट बिहेवियर में ये पढ़ चुके हैं कि फ़िक्स कॉस्ट आपके कंट्रोल में नहीं होती, यानी चाहे एक्टिविटी वकूफ़ पज़ीर हो रही हो या ना हो रही हो, वो लाजमी वकूफ़ पज़ीर होती है। जबकि वेरिएबल कॉस्ट पोर्शन को हम कंट्रोल कर सकते हैं, यानी एक्टिविटी ज़्यादा होने से वेरिएबल कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाती है, जबकि एक्टिविटी के कम होने की वजह से ये कॉस्ट भी कम हो जाती है। नंबर 4, इम्प्रूव परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन। इसकी वजह से आप किसी चीज़ की परफॉर्मिंग कॉस्ट को कैलकुलेट कर लेते हैं और आपको पता चल जाता है कि आप आया के अपने कॉस्ट एस्टिमेट जो कि बजटेड थे उस लिमिट में रहे हैं या एक्चुअल नताइज उससे चेंज हो गए हैं। जब हम वेरिएंसेस कैलकुलेट कर लेते हैं तो फिर हमारे सामने वो एरियाज़ आ जाते हैं कि जहाँ पे आपको कंट्रोल्स को टाइट करने की ज़रूरत होती है या उन चीज़ों के ऊपर फर्दर कुछ एफर्ट्स करनी पड़ेगी ताकि कॉस्ट एस्टिमेट्स को आप अपनी रेंज में, अपने कॉन्स्टेंट की हद में लें। इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपके सामने एक शेड्यूल रखता हूँ। डेफिशिएंसीज ऑफ द स्टैटिक प्लानिंग बजट। जैसा कि मैंने स्टार्ट में बात की, हम 3 किस्म के बजट तैयार करना सीखेंगे। प्लानिंग बजट, यानी जब हमारे सामने एक स्पेसिफिक एक्टिविटी होती है, उस एक्टिविटी लेवल को सामने रखते हुए और कुछ स्टैंडर्ड कॉस्ट लेवल आपके सामने होंगे कि जिसके अंदर फ़िक्स कॉस्ट के मतलब भी बताया जाएगा जो कि एक पीरियड पर डिपेंड करती होती है, जबकि वेरिएबल कॉस्ट जो कि एक एक्टिविटी पर डिपेंड कर रही होती है वो आपके पास एस्टिमेट्स होते हैं। उनको यूज़ करके एक स्पेसिफिक एक्टिविटी पे जब आप एक जो बजट या गोशवारा तैयार करते हैं उसे प्लानिंग बजट का नाम दिया जाता है। मैं आपके सामने एक इलस्ट्रेशन रखता हूँ। लैरी लॉन सर्विसेज प्रोवाइड लॉन केयर इन प्लान्ड कम्युनिटी वेयर ऑल लॉन्स आर अप्रॉक्सीमेटली द सेम साइज। एट द एंड ऑफ मई, लैरी प्रिपेयर हिज जून बजट बेस्ड ऑन मूविंग 500 लॉन्स। जैसा कि यहाँ शो हो रहा है कि आपकी एक्टिविटी लेवल जो कि आपने लॉन मूवर्स बनाए हैं, वो जो प्रोडक्शन का यूनिट है उसकी क्वांटिटी 500 लॉन्स है। सिंस ऑल दी लॉन्स आर सिमिलर इन साइज, Larry felt that the number of lawn moved in a month would be the best way to measure overall activity of his business। यानी वहाँ से
सबसे पहले उस एक्टिविटी बेस को डिसाइड कर लिया गया कि जिसकी बुनियाद पे आप कॉस्ट को जस्टिफाई करेंगे, और यहाँ पे ये तय पाया कि एक ख़ास पीरियड के अंदर जितनी भी वो प्रोडक्शन करेंगे, जितने यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, वो उनकी कॉस्ट ड्राइवर या कॉस्ट एब्जॉर्प्शन बेस कंसिडर की जाएगी। तो सबसे पहले जब आप प्लानिंग बजट तैयार करते हैं तो आपको अपनी एक कॉस्ट ड्राइवर या कॉस्ट बेस को डिसाइड करने की ज़रूरत होती है। तो ये स्टूडेंट आपके सामने एक बजट की मैं स्नैपशॉट आपके सामने दे रहा हूँ कि ये 30 जून को तैयार शुदा एक बजट जो कि प्लानिंग बजट है वो दिया गया है। इसमें आपके रेवेन्यू कॉस्ट फार्मूला जो शो किया गया है, ये स्टूडेंट देखें कि नंबर ऑफ़ लॉन यानी क्वांटिटी बताई गई है जो जिस पे आपने ये बजट प्रिपेयर किया। फिर रेवेन्यू बताया गया है जो कि 75 पर यूनिट पे है। क्वांटिटी का मतलब ये है कि जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल निकाल लेंगे। इसी तरह फिर एक्सपेंसेस की रेंज दी हुई है, जो से एक्सपेंसेस यूनिट के साथ क्यू लिखा हुआ है वो वेरिएबल प्रोपोर्शन है, जब जिसके साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो वो फिक्स पोर्शन है। और फिर वेरिएबल और फिक्स को जब टोटल कर लेंगे तो आउटर मोस्ट कॉलम में चला जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि टोटल रेवेन्यू 37,500 है, जबकि टोटल कॉस्ट आपके पास 32,500 आ रही है, और इनका जो फ़र्क है वो 5,000 नेट इनकम है। तो स्टूडेंट इस तरह से हमारा प्लानिंग बजट प्रिपेयर होता है। पार्ट बी के अंदर फिर मैं कैलकुलेशन की बात करूँगा, अभी हम इसकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स आपके सामने कंपैरेटिव पर्पसेस के लिए एक्चुअल रिजल्ट्स होते हैं, यानी प्लानिंग बजट वो कॉस्ट एस्टिमेट्स होते हैं कि जब किसी स्पेसिफिक एक्टिविटी लेवल पे हम किसी कॉस्ट को एक्यूमुलेट करते हैं तो हमारे सामने एक स्टैंडर्ड आ जाता है कि किसी ख़ास एक्टिविटी की कॉस्ट ये होनी चाहिए, लेकिन रियलिटी में हालात डिफरेंट होते हैं और हम देखते हैं कि जो एक्चुअली कॉस्ट वकूफ़ पज़ीर होती है तो उस वक्त कॉस्ट के एस्टिमेट चेंज हो जाते हैं। जो एक्चुअली वकूफ़ पज़ीर हो जाती है, जो हमारे रिकॉर्ड में होती है, वो डेफिनेटली चेंज हो रही होती है। तो जस्ट लाइक जैसे हमने एक स्पेसिफिक लेवल के ऊपर अपनी जो प्लानिंग बजट तैयार किया, वैसे ही हमारे पास एक्चुअल रिजल्ट्स होते हैं। अगर हम पिछले को दोबारा चेक करें तो यहाँ पे आपको समझ आ रही होगी डे स्टूडेंट्स, मैं दोबारा से उस स्लाइड पे जा रहा हूँ ताकि आपके सामने उस चीज़ को अच्छे से बयान कर दूँ। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखें, हमें प्लानिंग बजट में जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उसमें क्वांटिटी हमारे पास जो नंबर ऑफ़ यूनिट प्रिपेयर कर रहे थे वो 500 थे, लेकिन जब हमने इसका एक्चुअल यहाँ पे कॉस्ट एस्टिमेट हमारे सामने है, यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी चेंज हो गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम एस्टिमेट या स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं तो वो क्वांटिटी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन जब हम किसी चीज़ को प्लान कर रहे होते हैं तो एक स्टैंडर्ड या बेंचमार्किंग लेवल आपके पास होता है। तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि टोटल एक्सपेंसेस 36,550 के हैं और रेवेन्यू आपके पास 43,000 का है, और जो नेट ऑपरेटिंग इनकम निकल रही है वो 6450 है, जो कि एक प्लान बजट के अंदर जो कि 5,000 हमारा प्लान था उससे बढ़ गई है। तो इस तरह से हम जब इनको कंपेयर करेंगे तो हमें कुछ चीज़ों के मतलब पता चलेगा कि कुछ कॉस्ट हमने सही रिकॉर्ड कर ली है, कुछ कॉस्ट हमने गलत रिकॉर्ड कर ली है। तो फिर वहाँ से हमें पता चल जाता है कि कौन से एरियाज़ हमारे वीक है, वहाँ पे कंट्रोल टाइट करने की ज़रूरत है, वहाँ पे फोकस करने की ज़रूरत है, और कौन से एरियाज़ ऐसे हैं जो आपको सही रिजल्ट्स दे रहे हैं, उनके जो वेरिएंसेस आ रहे हैं वो आपकी फेवर में हैं, तो उसके ऊपर आपको कुछ भी परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये आपके सामने एक स्नैपशॉट नज़र आ रही है, एक स्लाइड नज़र आ रही है कि जिसके अंदर एक कंप्लीट ऑपरेटिंग स्टेटमेंट बनी हुई है कि जिसके अंदर सबसे पहले आपने एक्टिविटी को लिखना है, फिर रेवेन्यू और कॉस्ट के एस्टिमेट्स देने हैं। इसके सामने आपने कॉस्ट फार्मूला शो करना है। कॉस्ट फार्मूला के अंदर आप देखेंगे कि जिस क्वांटिटी के साथ क्यू का वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो वेरिएबल कॉस्ट है, जबकि जिसके साथ कुछ भी नहीं है तो वो फिक्स कॉस्ट है। तो इस तरह से हमारा प्लानिंग बजट का शेड्यूल जो है, जो कि पहली स्लाइड मैंने दिखाई, वो ये नज़र आ रहा है। दूसरा एक्चुअल रिजल्ट्स है, और फिर हम इसका जो कंपैरिजन करते चले जाएंगे और वेरिएंसेस निकालते चले जाएंगे। रेवेन्यू अगर आपके एक्चुअल रिज़ल्ट की सूरत में बढ़ जाता है तो ये एक अच्छी कंडीशन होती है, फेवरेबल होती है। लेकिन अगर आप प्लानिंग बजट से हट के एक्चुअल रिज़ल्ट्स की बात करें और एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो ये बिज़नेस की फेवर की बात नहीं होती। अखराजात का बढ़ना जो है ये अनफेवरेबल होता है, जबकि रेवेन्यूज़ का बढ़ना फेवरेबल होता है।
तो हमने फिर जब इसका वेरियंस कैलकुलेट करना है इस कॉलम के अंदर, तो जो सी चीज़ें बढ़ गई हैं एक्सपेंसेस की सूरत में वो अनफेवरेबल हो जाएंगी, और अगर एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं यानी प्लानिंग बजट से हट के एक्चुअल रिजल्ट्स के अंदर, तो वो हमारे लिए फेवरेबल हो जाएंगे। इसी तरह अगर रेवेन्यू बढ़ जाता है तो वो हमारे लिए फेवरेबल होता है, जैसा कि इस केस के अंदर भी आपको नज़र आ रहा है। प्लानिंग बजट में 37,500 है जबकि एक्चुअल रिजल्ट्स में 43,000 है। इन दोनों को कंपेयर करें तो 5500 का फेवरेबल बैलेंस निकल रहा है। तो इस तरह से आप एक कंपैरिजन करते हैं। इस कंपैरिजन को आप वेरिएंस एनालिसिस भी कह सकते हैं। तो ये आपके सामने मुकम्मल सूरत हाल होगी, जैसा कि मैं पहले बयान कर चुका हूँ। पार्ट बी के अंदर इसकी डिस्कशन करेंगे। पहले हम कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि वो कौन कौन से कंपैरेटिवली थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स होंगे जो कि स्टूडेंट को जांचने की, समझने की ज़रूरत है। तो पहले हम उसी चीज़ को डिस्कस करते हैं। डेफिशिएंसीज ऑफ द स्टैटिक प्लानिंग बजट। अगर एक प्लानिंग बजट प्रिपेयर किया जाता है, इसके अंदर कौन कौन सी डेफिशिएंसीज आ सकती हैं, यानी ऐसी कमियां कि जिसको अकाउंट फॉर करने की ज़रूरत है या स्टूडेंट्स के इल्म में होना ज़रूरी है। द रेलिवेंट क्वेश्चन इज़ हाउ मच ऑफ द कॉस्ट वेरिएंसेस इज़ ड्यू टू हायर एक्टिविटी। यानी हमने ये देखना है कि जितने भी कॉस्ट एस्टिमेट्स हमारे पास सामने आ रहे हैं उसमें कौन सा कॉस्टिंग एलिमेंट ऐसा है जो एक्टिविटी के बढ़ने के साथ चेंज हो रहा है, एंड हाउ मच इज़ ड्यू टू कॉस्ट कंट्रोल। और उसके ऊपर जो कॉस्ट का मैनेजर होगा उसका कितना कंट्रोल हो सकता है। जाहिर सी बात है कि कॉस्ट को रिकॉर्ड करने के लिए डिफरेंट वेरिएबल्स भी आपने डिसाइड करने होते हैं। टू आंसर द क्वेश्चन वी मस्ट फ्लेक्सिबल बजट टू द एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी। यानी जब इस चीज़ के आंसर की तलाश में हम निकलेंगे तो हमारा गौर फिक्र होना चाहिए कि इस चीज़ की एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी और एक्चुअल एक्टिविटी क्या होगी। बेजारी सी बात है कि अगर हमारा एक्चुअल नताइज के अंदर एक्टिविटी चेंज हो जाती है तो ज़ाहिर बात है कि कॉस्ट उसके मुताबिक चेंज होगी। अगर एक्टिविटी कम हो जाती है तो कॉस्ट कम हो जाएगी। लेकिन इसी तरह अगर एक्टिविटी बढ़ जाती है तो उस सूरत में वेरिएबल कॉस्ट बढ़ना शुरू कर देगी, लेकिन फ़िक्स कॉस्ट वैसी की वैसी ही रहेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कॉस्ट को प्लान कर रहे होते हैं तो सबसे पहले तो हमें उसकी क्वांटिटी को फोकस करने की ज़रूरत है। जितनी ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी तो ये चीज़ समझने और जांचने वाली है कि फ़िक्स कॉस्ट पर यूनिट पे आपकी फेवर में जाना शुरू कर देती है। हाउ अ फ्लेक्सिबल बजट वर्क। यानी अब अजीज़ तलबा हम ये देखेंगे कि फ्लेक्सिबल बजट कैसे काम करता है। जैसा कि आपके सामने एक वाइट बोर्ड नज़र आ रहा है और इसके अंदर आपको कॉस्ट के दोनों बिहेवियर नज़र आ रहे हैं। अगर हम हॉरिजॉन्टली देखें आपको फिक्स कॉस्ट नज़र आ रही है, और जबकि ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन ये इस चीज़ को शो करती है कि चाहे आपका एक्टिविटी लेवल कोई भी हो, फिक्स कॉस्ट एक सेम लेवल तक रहती है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ती। लेकिन ये जो इसके ऊपर आपको एक अपवर्ड लाइन लगती नज़र आ रही है, ये वेरिएबल कॉस्ट लाइन है, जो इस चीज़ की निशानी है कि जैसे जैसे एक्टिविटी बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट के अंदर इजाफा होता जाएगा। टू फ्लेक्स अ बजट वी नीड टू नो दैट। जब हम एक फ्लेक्सिबल बजट प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो हमें कुछ चीज़ों को जांचने की ज़रूरत है। क्या है वो? टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द चेंज इन एक्टिविटी। तो हम ये कह सकते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट जो टोटल है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में चेंज होती है जैसे जैसे आपकी एक्टिविटी में चेंज आती है। यानी अगर आपकी एक्टिविटी बढ़ जाती है तो वेरिएबल कॉस्ट भी टोटल में चेंज होना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे जैसे आपकी एक्टिविटी में कमी वाक़ होना शुरू हो जाए तो वैसे वैसे आपकी वेरिएबल कॉस्ट जो है, नाम से ज़ाहिर जो है कि ये वेरिएबल है, तो उसके अंदर कमी वाक़ होने लग जाती है। टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन अनचेंज्ड। टोटल फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती, जैसा कि यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन की सूरत में नज़र भी आ रहा है विद इन द रेलिवेंट रेंज। अब आपके सामने ये सूरत हाल है कि जब हम इसका फ्लेक्सिबल बजट प्रिपेयर करेंगे तो इसके अंदर हमारी एक्टिविटी भी चेंज होगी। जैसा कि हमने यहाँ पे डिसाइड किया था कि एक्चुअल हमारा जो प्लानिंग बजट था उसके अंदर हमारी क्वांटिटी 500 थी, लेकिन एक्चुअल नताइज के अंदर हमने देखा वो 550 हो गई। तो फ्लेक्सिबल बजट में चूँकि आपकी एक्टिविटी चेंज हो गई है तो हमें यहाँ पे अपने कॉस्ट एस्टिमेट को भी चेंज करने की ज़रूरत है। और चेंज कहाँ पे आएगी? जहाँ पे आपकी वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती है एक्टिविटी के चेंज होने से। जैसा कि हमने अभी लर्न किया कि जैसे ही वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती है या किसी चीज़ का एक्टिविटी लेवल चेंज होता है तो बिल्कुल उसी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में वेरिएबल कॉस्ट के अंदर भी तब्दीली वाक़ई होती है। तो इस तरह से हम फ्लेक्सिबल बजट तैयार कर लेते हैं। इसको भी पार्ट बी के अंदर देखेंगे कि फ्लेक्सिबल बजट, प्लानिंग बजट और एक्चुअल नताइज का जो कंपैरिजन होता है उसको जिस शीट के अंदर इकट्ठा किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, उसको परफॉर्मेंस वैल्यूएशन रिपोर्ट कहा जाता है।
अब जब आपके पास 3 एस्टिमेट्स बनते हैं इस चैप्टर्स के तहत कि जिसको हम प्लानिंग बजट, फ्लेक्सिबल बजट या एक्चुअल रिजल्ट्स कहते हैं, तो इनकी एक्टिविटी वेरिएंसेस डिसाइड होते हैं। तो सबसे पहले हम प्लानिंग बजट की बात करते हैं। प्लानिंग बजट रेवेन्यूज़ एंड एक्सपेंसेस, यानी आपने प्लान करना होता है कि किसी ख़ास एक्टिविटी लेवल पे हमारे रेवेन्यूज़ क्या होंगे या हमारी कॉस्ट क्या होगी। इसके अगेंस्ट जब हम एक्टिविटी को चेंज करते हैं तो वहाँ पे फिर हम फ्लेक्सिबल बजट रेवेन्यूज़ एंड एक्सपेंसेस की बात करते हैं। चूँकि जैसा कि अभी हमने लास्ट शेड्यूल भी लास्ट स्लाइड पे देखे कि प्लानिंग बजट में एक्टिविटी लेवल और होता है, फ्लेक्सिबल बजट पे वो चेंज हो जाता है। तो जो प्लानिंग और फ्लेक्सिबल का डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को हम एक्टिविटी वेरिएंस का नाम देते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द बजट अमाउंट्स आर कॉल्ड एक्टिविटी वेरिएंस, यानी जिस चीज़ का हमने बजट बनाया था और उसके अंदर फिर हमने कुछ अमेंडमेंट्स की, कुछ तब्दीलियाँ की, तो ये जो शेड्यूल आपके पास बन गया है, क्योंकि इसके अंदर मेन डिफरेंस इसी वजह से आई है कि हमारा एक्टिविटी लेवल चेंज हो जाता है, तो इसको हम एक्टिविटी वेरिएंस का नाम देंगे। अब इस तरह से इसको अगर पूरे आप शेड्यूल के मुताबिक शो करना चाहें तो एक्टिविटी वेरिएंस ऐसे शो होता है, और ये आपके जो एक्टिविटी वेरिएंस ब्लू कलर में आपको नज़र भी आ रहा है। तो ये आप पहले कॉस्ट फार्मूला को मेंशन कर देते हैं, फिर प्लानिंग बजट के एस्टीमेट्स जो आपने पिछली स्लाइड पे बनाए हुए हैं उनको प्रेजेंट कर देते हैं, और फिर फ्लेक्सिबल बजट को यहाँ पे रिपोर्ट कर दिया जाता है। और जो लास्ट कॉलम है इसके अंदर हम एक्टिविटी वेरिएंस निकालते हैं। अगर जैसा कि यहाँ नज़र आ रहा है कि प्लानिंग बजट के अंदर 500 क्वांटिटी है, फ्लेक्सिबल बजट में 550 हो गई है, तो ये हमारी एक्टिविटी बढ़ गई है। इसके अगेंस्ट हम रेवेन्यू को देखते हैं। रेवेन्यू 37,500 जो कि प्लानिंग के अंदर है, जबकि फ्लेक्सिबल के अंदर ये 41,250 है। तो यहाँ पे आपका रेवेन्यू में इजाफा हो गया है। ज़ाहिर सी बात है जब क्वांटिटी में इजाफा हुआ है तो रेवेन्यूज़ में भी इजाफा होगा। तो इसको हम जो डिफरेंस आएगी, क्योंकि ये डिफरेंस एक क्वांटिटी के अंदर चेंज होने की वजह से आई है, तो हम इसको एक्टिविटी वेरिएंस कहते हैं। और जो सेल रेवेन्यू के अंदर चेंज यानी इंक्रीज़ आई है, तो सेल का बढ़ना बिज़नेस के लिए अच्छी अलामत होती है। तो यहाँ पे 3750 का फेवरेबल वेरिएंस आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह हम कॉस्ट को कंपेयर कर लेंगे। तो कॉस्ट को कंपेयर करने से जो आपके पास वेरिएंसेस आएंगे, तो कॉस्ट अगर तो बढ़ जाएगी तो वो अनफेवरेबल हो जाएगी। इस केस में तीनों ही कॉस्ट में इजाफा हो रहा है, तो ये अनफेवरेबल है। तो हमने क्या किया, 3750 फेवरेबल में से टोटल अनफेवरेबल कॉस्ट वेरिएंस जो कि 2100 माइनस किया, तो 1650 की आपके पास एक्टिविटी वेरिएंस कैलकुलेट हो गया। तो इस तरह से अगर हम प्लानिंग बजट और फ्लेक्सिबल बजट को कंपेयर करें तो हमारे पास जो वेरिएंस निकलता है उसको हम एक्टिविटी वेरिएंस का नाम देते हैं। रेवेन्यूज़ एंड स्पेंडिंग वेरिएंस, यानी फ्लेक्सिबल बजट रेवेन्यूज़ और एक्चुअल रेवेन्यू, इन दोनों के अंदर ख़ास या मुश्तरक चीज़ ये होती है कि इसमें एक्टिविटी सेम होती है, लेकिन रेट के चेंज होने की वजह से रेवेन्यू में डिफरेंस आ जाती है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं रेवेन्यू या स्पेंडिंग वेरिएंस वो वेरिएंस होता है जो फ्लेक्सिबल बजट के जो आपके पास एस्टिमेट्स होते हैं और एक्चुअल एक्टिविटी के जो कॉस्ट एस्टिमेट्स होते हैं उनके दरमियान जो फ़र्क होता है उसको रेवेन्यू या स्पेंडिंग वेरिएंस का नाम दिया जाता है। इसी तरह फ्लेक्सिबल बजट कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट के दरमियान जो फ़र्क होगा, द डिफरेंस इज़ स्पेंडिंग वेरिएंस। अब यहाँ पे दो चीज़ें आ गई, यानी अगर फ्लेक्सिबल बजट रेवेन्यू और एक्चुअल रेवेन्यू को कंपेयर करें तो जो डिफरेंस होगी उसको हम डिफरेंस इज़ रेवेन्यू वेरिएंस कहेंगे। लेकिन अगर हम फ्लेक्सिबल बजट कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर करें तो जो रिजल्टेंट फिगर होगी, द डिफरेंस इज़ अ स्पेंडिंग वेरिएंस, तो हम इसको स्पेंडिंग यानी अखराजात के वेरिएंस का नाम देंगे। तो इस तरह से अगर हम इसको एक एस्टीमेट या गोशवारे की शक्ल में शो करना चाहें तो इसकी सूरत कुछ आपके सामने ये आ जाएगी। यानी फ्लेक्सिबल बजट, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड पे आपके जो प्लानिंग रिजल्ट्स थे उनको हमने यहाँ पे शो किया, साथ में हमने उसकी जो फ्लेक्सिबल रिजल्ट्स थे उनको शो किया, और इनका जो फ़र्क है उसको हमने स्पेंडिंग वेरिएंसेस की सूरत में यहाँ पे लिख दिया। अब स्टूडेंट ये चीज़ याद रखने की है कि यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबल बजट के अंदर 41,250 का रेवेन्यू नज़र आ रहा है, जबकि एक्चुअल के अंदर आपको 43,000 का रेवेन्यू नज़र आ रहा है। तो इनका जो फ़र्क होगा ये रेवेन्यू वेरिएंस होगा कि जिसको 1750 फेवरेबल से शो कर रहे हैं। वजह इसकी ये है कि एक्चुअल रिजल्ट्स के अंदर आपका जो रेवेन्यू है इंक्रीज़ कर गया है। इसी तरह हम कॉस्ट एस्टिमेट्स को कंपेयर करते चले जाएंगे और फिर उसके साथ जो कॉस्ट बढ़ रही होगी उसके साथ यू यानी अनफेवरेबल लिखा जाएगा, जो सी कॉस्ट कम हो रही होगी उसको हम एफ़ यानी फेवरेबल लिखेंगे।
तो जितना भी आपके पास टोटल नेट कॉस्ट आपके पास जो कि इस सूरत में 1950 निकल रही है, जब 1750 में से माइनस करेंगे तो ये लॉस की कंडीशन है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो वेरिएंस है ओवरऑल अनफेवरेबल है, जो कि बिज़नेस की फेवर में नहीं है। और इस अनफेवरेबल होने से आपको इस चीज़ का पता चल जाएगा कि आपको यहाँ पे कंट्रोल टाइट करने की ज़रूरत है। इस तरह से ये पे एरिया हाईलाइट कर दिया। और ये जो एरिया जहाँ पे हमने ब्लू कलर से लिखा हुआ है, ये रेवेन्यू एंड स्पेंडिंग वेरिएंस एस्टीमेट है, जो कि एंड रिज़ल्ट है हमारे इस कंपैरिजन का, कि जिसमें हमें अपनी चीज़ों को पता चल गया। यानी जहाँ जहाँ पे ये चीज़ फेवरेबल आ रही है वहाँ पे डू नथिंग, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि कॉस्ट इंक्रीज़ करने की वजह से वो अनफेवरेबल फैक्टर बन गया है, तो यहाँ पे हमें इन एलिमेंट्स पे फोकस करने की ज़रूरत है, यहाँ पे अपने कंट्रोल टाइट करने की ज़रूरत है। फ्लेक्सिबल बजट विद द मल्टीपल कॉस्ट ड्राइवर, जैसा कि हमने स्टार्ट में बात की, हमें ये कॉन्सेप्चुअली समझने की भी ज़रूरत है कि अगर एक कॉस्ट जो कि एब्जॉर्ब करती है किसी प्रोडक्शन के अंदर, उसके कॉस्ट ड्राइवर एक से ज़्यादा हों। जैसा कि हम मशीन को आर की बात करते हैं, मशीन आर बेसिकली प्रोड्यूस्ड यूनिट की बुनियाद पे भी कॉस्ट एब्जॉर्ब हो सकती है, और जो उस मशीन की वर्किंग टाइम है, उसमें से जितनी प्रोडक्शन निकलती है या जितने घंटे मशीन चलती है, उसको भी आप एक कॉस्ट ड्राइवर बना सकते हैं। मोर देन वन कॉस्ट ड्राइवर मे बी नीडेड टू एडिक्वेटली एक्सप्लेन ऑल ऑफ द कॉस्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसको आप यूज़ कर सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी कॉस्ट ऐसी हैं कि जिनके कॉस्ट ड्राइवर एक से ज़्यादा हो सकते हैं। नंबर 2, द कॉस्ट फार्मूला यूज टू प्रिपेयर ए फ्लेक्सिबल बजट कैन बी एडजस्टेड, यानी जब हमें कॉस्ट फार्मूला तरतीब देंगे जिसके मुताबिक फ्लेक्सिबल बजट के अंदर कॉस्ट को रिकॉर्ड किया जाता है, तो उसको चेंज करने की, एडजस्ट करने की ज़रूरत होती है टू रिकग्नाइज मल्टीपल कॉस्ट ड्राइवर्स। फ्लेक्सिबल बजट विद द मल्टीपल कॉस्ट ड्राइवर, बिकॉज ऑफ द लार्ज अनफेवरेबल वेजेस एंड सैलरीज स्पेंडिंग वेरियंसेस, लैरी डिसाइडेड टू ऐड एन एडिशनल कॉस्ट ड्राइवर, यानी जब उसके पास अखराजात ज़्यादा थे, उस कॉस्ट की नौइयत डिफरेंट होने की वजह से उसको एक कॉस्ट ड्राइवर और ऐड करना पड़ा फॉर वेजेस एंड सैलरीज। द वेरियंस इज़ ड्यू प्राइमरीली टू द नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड फॉर द एडिशनल एजिंग एंड ट्रिमिंग, सो लैरी एस्टिमेट द एडिशनल आवर्स एंड बिल्ड्स दोज आवर्स इनटू बोथ हिज रेवेन्यू एंड एक्सपेंस बजट फार्मूला। यानी जब कास्ट की नौयत इस किस्म की हो और वो एक्स्ट्रा वकूफ़ पजीर हो रही हो, तो हम ये कहते हैं कि जितने हमारे एस्टीमेट के अंदर चेंज आई है या जितनी बेस हमने ज़्यादा मुतारफ़ करवाई है, उसको भी यहाँ पे किसी और कॉस्ट ड्राइवर की बुनियाद पे रिकग्नाइज़ कर दें। तो ये अगर हम एक कॉस्ट ड्राइवर से ज़्यादा कॉस्ट ड्राइवर यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि रेवेन्यू के अंदर जैसा कि आपको एच जो लगा हुआ ये आर के हवाले से है और क्यू जो है क्वांटिटी के हवाले से है, यानी रेवेन्यू आपके टाइम के मुताबिक भी नोट हो रहा है और जितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही, सेल हो रही, उसके मुताबिक भी नोट हो रहा है। तो एक ही चीज़ के अंदर आपको दो कॉस्ट ड्राइवर या दो एक्टिविटी ड्राइवर नज़र आ रहे हैं, तो ये इसकी एक बेस्ट एग्जांपल है। इसी तरह आपको एक्सपेंसेस के अंदर भी ये चीज़ नज़र आ रही है कि जब आपने सैलरीज वगैरह को नोट करना शुरू किया, तो यहाँ पे आपको क्वांटिटी पे भी इसकी कॉस्ट एब्जॉर्ब होती नज़र आ रही है और टाइम के मुताबिक भी, चूँकि आपको पता है कि लेबर्स की जो अदायगियाँ होती हैं वो टाइम कंजम्पशन की बुनियाद पे की जाती हैं। सम कॉमन एरर्स, लास्ट इशू जो है, द मोस्ट कॉमन एरर इन प्रिपेयरिंग द परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स आर टू इम्प्लिसिटली अज्यूम दैट ऑल कॉस्ट आर फिक्स, यानी एक गलती ये भी हो सकती है हम तमाम कॉस्ट के मतलब ये अज्यूम कर लें कि ये फ़िक्स है या हम ये अज्यूम कर लें कि ये वेरिएबल है। हालांकि अगर रियलिटी में देखा जाए तो टोटल कॉस्ट के अंदर दोनों ही एलिमेंट मौजूद होते हैं, यानी एक स्पेसिफिक हद तक आपकी कॉस्ट फिक्स भी हो सकती है, लेकिन चूँकि उसके अंदर एक्टिविटी का जिक्र नहीं होता। लेकिन ये भी चीज़ याद रखने की है कि फ़िक्स कॉस्ट का एलिमेंट लाजमी तौर पे मौजूद होता है। मसलन हमने एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया है, वो बिल्डिंग जिसके अंदर हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया वो रेंट की है, तो रेंट तो एक फ़िक्स कॉस्ट होती है और वो रेंट की बिल्डिंग होगी तो हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि फ़िक्स कॉस्ट किसी न किसी शेप में मौजूद होनी चाहिए, जबकि वेरिएबल कॉस्ट तो स्पेसिफिकली वो कॉस्ट होती है जो किसी एक्टिविटी के वकूफ़ पज़ीर होने से ही बढ़ती या कम होती है। तो ये आपके सामने
नज़र आ रहा है। इसकी जो मुकम्मल डिटेल है वो मैं इस लेक्चर के सेकंड पार्ट के अंदर बयान करूँगा। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे बुनियादी तौर पे इन चीज़ों को डिस्कस कर लिया कि फ्लेक्सिबल बजट के अंदर हमें किन किन कॉस्ट एस्टिमेट्स को कंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत होती है, उसके अंदर फ़िक्स एलिमेंट ऑफ कॉस्ट और वेरिएबल एलिमेंट ऑफ कॉस्ट का रोल क्या होता है। और इसी तरह फिर हमने ये देख लिया कि जो आपका प्लानिंग बजट होता है और फ्लेक्सिबल बजट जो कि एक्टिविटी चेंज होने से बनता है, उनके दरमियान डिफरेंस जो होती है उसको एक्टिविटी का वेरिएंस कहते हैं। और इसी तरह अगर फ्लेक्सिबल बजट का आपके पास एस्टिमेट्स मौजूद हों और एक्चुअल नताइज जो कि वकूअ पज़ीर हुए हों उनको कंपेयर कर लिया जाए तो उस फ़र्क को हम स्पेंडिंग या रेवेन्यू वेरिएंस का नाम देते हैं। और इसके कवानीन भी हमने देख लिए। तो अब हम सेकंड पार्ट के अंदर इसके गोशवारे या बजट्स बनाना सीखेंगे। तो स्टूडेंट, इस लेक्चर के सेकंड पार्ट के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।